बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पीडीएम के 3 जलसे हुए और कुछ ही दिनों के वक्फे के बाद वो जलसे हुए, लेकिन चौथे जलसे में काफ़ी अरसे का वक्फा डाल दिया गया। दूसरी जानिब एक अहम इदारे की जानिब से एक इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसका खैर मकदम किया, नून लीग ने उस पर भी एतराज़ात किए। जीबी के इलेक्शन भी चल रहे हैं और उसमें किस पार्टी की पोजीशन मजबूत है और पीडीएम के 3 जलसों के बाद चौथे जलसे में इतना वक्फा क्यों रखा गया है, जमीयत उलमा इस्लाम फे इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है, इसी बारे में बात करने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने हमें ज्वाइन किया। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज़ साहब, 3 जलसों के बाद जो मोमेंटम बना था उससे अवामी रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा था, लेकिन फिर तीसरे जलसे के बाद जो चौथा जलसा है उसमें 1 महीने का फ़र्क क्यों दिया गया? तासुर ये आ रहा है कि दोबारा से बयानिए और एजेंडे पर मुत्तफ़िक होने की ज़रूरत आन पड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर भाई, राना साहब। देखिए, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि 3 जलसे मुसलसल और लगातार, उसके बाद एक वक्फे के बाद जलसे हो रहे हैं, एक मोमेंटम बना हुआ था। तासुर ये दी जा रही है कि शायद बयानिए में थोड़ा फ़र्क है। बात ये नहीं है, बुनियादी तौर पर बात यह है कि आपको मालूम है कि जेबी में गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन है, वहाँ पीपल्स पार्टी की क़ियादत भी वहाँ मसरूफ़ है इलेक्शन में, और PMLN की क़ियादत भी वहाँ मसरूफ़ है। जमीयत उलमा इस्लाम की भी वहाँ कैंडिडेट से वो भी कंटेस्ट कर रही है। तो हमारे साथी आज परसों इससे पहले भी ये कि बादी दिगरे गए थे। तो इस बुनियादी मसरूफ़ियत जो गिलगित इलेक्शन है, मसरूफ़ियत की वजह से ये थोड़े से वक्फ़ा दिया गया। और फिर मैं आपको एक बात और बता दूं कि आज से 3 दिन पहले पीडीएम के जो जितने भी सरबराह की एक मीटिंग थी वो भी हुई, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब भी उसमें आलन थे, बजात खुद ऑनलाइन थे, और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी थे, और दीगर पार्टियों की अक्सरियत जो क़ियादत थी वो वहाँ मौजूद थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई ऐसी वक्फ़ा नहीं है, अगर है तो उसका बुनियादी वजह गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है। अच्छा बस साहब, एक तरफ आपकी तहरीक हुकूमत का खात्मा चाहती है, आपकी तहरीक इस हुकूमत को नाजायज़ हुकूमत करार दे रही है, आपकी तहरीक है कि इस हुकूमत को हम किसी सूरत नहीं मानते, इनके इलेक्शन के जो तरमीम या जो भी मामलात हैं हम उनको नहीं मानते। दूसरी तरफ इसी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम होने वाले इलेक्शन जिस तरीके से भी आप ले लें गिलगित बल्तिस्तान में हो रहे हैं, उसमें आप भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसमें पीपल्स पार्टी भी लड़ रही है, मुस्लिम लीग नून भी लड़ रही है। तो ये कैसा मामला है कि एक तरफ आप मुखालफत करते हैं फिर वैसे, और दूसरी तरफ आप इलेक्शन भी लड़ते हैं और इस इलेक्शन के लिए अपनी तहरीक को भी रोक देते हैं? देखिए, आपको मालूम है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे भी होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात, मसाइल और हालात भी होते हैं। फ़र्ज़ करें पाकिस्तान की अदालतों से तारीख़ में मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैसले आए हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की पार्टियाँ उन फ़ैसलों पर एतमाद का इज़हार नहीं करती, फिर वही पार्टियाँ उन्हीं अदालतों के पास इंसाफ के लिए जाती है। तो फिर आप ये सवाल करेंगे कि जिस अदालत के फ़ैसलों पर आपको माजी में इतराज़ था, उसी अदालत सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, क्यों जाते हैं? मेरे ख्याल में इस सवाल में थोड़ी सी लॉजिक नहीं है। और जहाँ तक आपने इलेक्शन की बात की, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहा है और हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे जैसे हम पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, बावजूद इसके कि हम कहते हैं कि ये रिग इलेक्शन, धांधली ज़दा इलेक्शन। लेकिन पीडीएम ने या तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं वो फैसला कर चुकी है कि हमने पार्लियामेंट के हथियार को भी इस्तेमाल करना है। धांधली अगर तो इलेक्शन अपोजिशन जीत गई तो फिर इसका हम आप कहेंगे धांधली नहीं हुई, और अगर अपोजिशन मेरिट पे इलेक्शन हार गई तो फिर कहा जाएगा धांधली हुई है। 6 बजे के बाद का जो आपने कहा है, तो इसका मैकेनिज्म क्या तैयार किया आपने? कब इसे असल ठीक इलेक्शन और कब इसे गलत इलेक्शन करार देंगे?
देखिए, हमें पता है जब वज़ीर आज़म खुद वहाँ के जाते हैं, ऐलान करते हैं कि मैं आपको अलहदा सूबा दूंगा, सूबा बना के दूंगा गिलगित को। वज़रा जाते हैं वहाँ ऐलान करते हैं कि जितना वोट देंगे 10 गुना आपको पैसा देंगे। ये आप खुद देखिए। और वज़रा जाते हैं कि आपके लिए हमने 11 ऐसे मकामात का तयन किया है कि यहाँ होटल्स बनेंगे टूरिज्म के लिए, आपको ये देंगे, आपको वो देंगे। तो ये धांधली नहीं है, ये क्या है? आप मुझे बताइए ये क्या है? मैं ये कर दूं, आप बयान कर रहे हैं वज़ीर मवासलात मुराद सईद की गुफ्तगू का, लेकिन उनका ये कहना है कि हम जो आने वाले मंसूबे हैं उनका जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन जो पहले से डिक्लेयर मंसूबे हैं उनका जिक्र तो कर सकते हैं। उनके मुताबिक ये पहले से ही डिक्लेयर मंसूबे हैं कि 11 मकामात को हब बनाया जाएगा और वहां पे होटल्स बनाए जाएंगे। देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर एक इमाम का वजू नहीं है वो नमाज की इमामत कर सकता है? जब रूल्स इजाजत ही नहीं देता है कि वो जाके जलसे को मुखातिब हो वफाकी वजीर को, तो वो कैसे वहां जाते हैं? ख्वाह वो माजी की कारनामों की बात करते हैं या मुस्तकबिल की कारनामों की बात करते हैं, रूल्स इजाजत ही नहीं देता है। तो फिर वो क्यों वहां खड़े हो के वजीर आजम भी वहां जाते और वज़रा वफाकी भी वहां जाते? इसलिए रूल तो पांव तले रोंद गया है। वो तो हवा में उड़ा दी गई। इलेक्शन हो गए, धांधली तो शुरू है, अभी भी धांधली है। अब आते हैं इस कराची के एक वाक़े की तरफ जिस पर आर्मी चीफ साहब ने नोटिस लिया और फौरी इंसाफ भी हुआ, रिपोर्ट भी आ गई, जो भी जुम्मेदारान थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं आपको इससे पहले एक पस मंज़र में मुझे इजाज़त दे, मैं 1 मिनट आपका लेता हूँ। आपको याद होगा कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने 2 फैसले दिए, एक फैज़ाबाद धरने का, एक हुदैबिया पेपर का, और एक उनकी रिपोर्ट थी 2016 अगस्त में क्वेटा में जो वकला की शहादत हुई, बहुत बड़ा सानिया हुआ। इसमें उन्होंने जो रिपोर्ट दी, उन रिपोर्टों के नतीजे में, उन फैसलों के नतीजे में एक रेफरेंस दायर हुआ। उस रेफरेंस का फैसला जुडिशल कमीशन ने ऑल जजेस बैठ के एक फैसला सुना दिया। अभी तफसीली फैसला आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये इनका जो रेफरेंस था वो बदयानती की बुनियाद पर था। वो तमाम जो जुज़इयात है, कुल्लियात है, वो आपके सामने है। फिर इसका तकाजा ये था कि वज़ीर आज़म, पूरी कैबिनेट, वज़ीर कानून, सदर ये अखलाकी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाते, लेकिन नहीं हुए। अब क्या हुआ उसका? ये इतने ढीठ हुकूमत है, ये इतनी ढीठ कैबिनेट है, जो मैंने हमने सवाल किया, जरा इसकी तरफ आ जाए। तो जो सवाल अभी आ रहा हूँ इसी पर, अभी इसी पर आ रहा हूँ। हाँ, जो उस पे आ जाए ताकि टाइम को अभी इसी पर आ रहा हूँ। इधर दो मौक़िफ़ है मेरे भाई, राना साहब, यासिर साहब। उस दिन जब रात के अंधेरे में चादर चारदीवारी का तक़द्दुस पामाल किया गया और उसके बाद एक आईजी पुलिस का 22 ग्रेड अफसर उसको उठाया गया, कोई उसको अगवा का नाम देते हैं, 17 और 18 ग्रेड के अफसर ने उसको उठा दिया। वो पूरी प्रोसेस आपके सामने। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बिलावल को फोन करके नोटिस लिया कि हम इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई, लेकिन उसी वक्त आपको याद होगा डॉक्टर ये शहजाद अकबर बिलखुसूस वज़ीर आज़म जो साबिर शाकिर ने उनसे पूछा कि क्या कहते हैं आईजी के अगवा। उनका कौन सा अगवा, कौन सी अगवा की बात आपने कहा? सिंध पुलिस की जो आईजी है उसका, ये तो ड्रामा है, ये तो कॉमेडी है। तो लिहाजा जो कॉमेडियन अदाकार मिस्टर बिन होता है उसका तो यही रद्द-ए-अमल होता है। आप खुद अंदाजा लगाइए, इसको मजाक, इसको अदाकारी, कॉमेडी करार देते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। अब आप इस इक़दाम को क्या कैसा समझते? अब अभी आ रहा मैं आ रहा हूँ। नहीं, देख के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये कहा कि ये हुआ है, इनकी इंक्वायरी रिपोर्ट ने कहा कि ये हुआ है। जो सिंध हुकूमत या आईजी पुलिस की जो तहफ़्फ़ुज़ात है या जो भी है अगवा, ये हुआ है। जब हुआ है, हुकूमत ने कहा कि यह ड्रामा है। अब हुकूमत कहाँ खड़ी है? जहां तक मेरी पार्टी की पोजीशन आप मुझसे पूछते हैं कि मेरी पार्टी की पोजीशन क्या है, मेरे ख्याल में अभी तक तुशनगी है रिपोर्ट में, इतना मैं जरूर कहूंगा। इसमें बहुत सी तफसीलात अभी तक बाकी है। जब वो तफसीलात, बहुत से सवालात, बुनियादी फरीक इसका
मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज, कैप्टन सफ्तर, पेमलन और दिगर अपोजिशन जमातें और सिंध हुकूमत वो है। तो लिहाजा सिंध हुकूमत ने तो इस इंक्वायरी रिपोर्ट को उन्होंने कहा ये मुकम्मल है, इत्मीनान का इजहार किया है। उनके वजीर इत्तलात सिंध जो नासिर हुसैन शाह हैं, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब का अपना बयानिया हो सकता है लेकिन हम मुतमईन हैं। देखिए, मैं नवाज शरीफ साहब का तर्जुमान भी नहीं हूं, न मुस्लिम लीग का हूं, न मैं सिंध हुकूमत का हूं। मैं आपको ये मौकफ देता हूं कि मेरी पार्टी का तफसीली मौकफ बाद में आएगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि सिंध हुकूमत ने भी एक कमेटी कंडक्ट की है। वो भी कुछ सवालात है जो फरीक ने, जो असल फरीक है, यानी आपकी नजर में अभी भी तशनगी है, सवालात के जवाब भी बाकी है। नून ने भी अभी सवालात उठाए हैं, जबकि सिंध हुकूमत इस रिपोर्ट को मुतमईन ज़दा करार देती है कि हम इससे मुतमईन है। बहुत शुक्रिया हाफिज हमदुल्ला साहब इस हवाले वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, मज़ार कायद पर पेश आने वाले वाक़े पर आर्मी चीफ की हिदायत पर इंक्वायरी मुकम्मल हुई, उसकी रिपोर्ट भी मंजर आम पर आई। रिपोर्ट के कुछ नुकात आवाम तक पहुँचाए गए और साथ में ये बताया गया कि मुतल्लिका अफसरान जिन्होंने जज्बाती रद्द अमल दिया अपनी दानिस्त में, उन्हें उनके ओहदों से हटा दिया गया है। अब इस रिपोर्ट को सिंध हुकूमत, जो सबसे बड़ी मुद्दई थी, जिनका ये कहना था कि हमारे मेहमान की तौहीन हुई, हम उस पर शर्मिंदा हैं, वो मुतमईन दिखाई देती है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उस पर भी एतराज़ात का इजहार किया है। अभी मजीद सवालात उठाए जा रहे हैं। इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब, इंक्वायरी मुकम्मल हो गई, एक्शन भी ले लिया गया, पीपी उसको सराह रही है, वो कहते हैं हम मुतमईन हैं, लेकिन आपकी जमात ने उसको सराहा नहीं बल्कि नए सवालात उठा दिए। अब तो मुतालिबा यह भी किया जा रहा है कि रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। क्या आप रिपोर्ट के आने पे मुतमईन नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यासिर, जहाँ तक रिपोर्ट का तल्लक है, मैं ये समझता हूँ कि रिपोर्ट तो अच्छा हुआ कि आर्मी चीफ साहब ने इंक्वायरी करा दी और रिपोर्ट सामने आ गई। और रिपोर्ट में लेकिन ये तो खुद तस्लीम कर लिया गया ना कि एक मुल्क की दो जो एजेंसियाँ हैं वो एक दूसरे के उन्होंने मामलात में इंटरवीन किया। जो ये काम था ये पुलिस का था, ये मैं रिपोर्ट को सराह रहा हूँ, लेकिन ये बताइए कि ये तो तय हो गया ना कि ये पुलिस का काम था और जज्बात के तौर पे जो कह रहे हैं जज्बाती होकर रेंजर्स ने या आईएसआई के लोग इसमें वो उनको इन्वॉल्व होना पड़ा। तो ये तो मानना पड़ेगा ना कि इस तरह के मामलात नहीं होने चाहिए, तस्लीम कर लिया गया। तो जहाँ तक रिपोर्ट का तल्लक है, इस ऐसा मतलब आना ज़रूर अच्छा हो गया कि रिपोर्ट आ गई, लेकिन इस किस्म का मामलात नहीं होना। ये अगर होता रहेगा, यानी जो भी कोई काम करे वो कानून के दायरे में करे ना, कोई भी हो, वो कोई इदारा हो, अगर कानून के दायरे से एक का काम दूसरा कर लेगा, ये इस तरह तो फिर मुल्क नहीं चलते ना। मुल्क आपने बड़ी अच्छी बात की है कानून और कानून के तहत। शेख साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की, हर अदारे को अपनी हदूद में रह के काम करना चाहिए। फौज ने और आर्मी चीफ साहब ने फौरी एक्शन लेकर एक खुद एहतसाबी का अमल साबित कर दिया। वो इसमें यह भी कर सकते थे, अगर कोई उनके अंदर ज़हन में कोई और बात होती, वो कहते ये हुआ ही नहीं, कुछ भी हो सकता था ना। लेकिन उन्होंने साबित किया कि वो अपनी अदारे के अंदर खुद एहतसाबी का अमल करते हैं और जो ज़िम्मेदार थे उनको सामने ले आए। उन्होंने जमहूरियत की और जमहूरी लोगों की कदर की। अब जो जमहूरी लोग हैं जो वहाँ बैठकर गालियाँ निकालें या तोहमत लगाएं, क्या उनके लिए खुद एहतसाबी का अमल सियासी जमातें शुरू करेंगी? ये जो अभी आपने कहा है ना कि किसी को भी ना गाली निकालें। हाँ जी जी, मैं यही पूछना चाहता हूँ ना, अभी आपने कह दिया ना, बिल्कुल किसी को किसी के काम में दखल देने का कोई इख्तियार होना चाहिए। तो क्या यही चीज़ सियासतदानों पे भी लागू होती है? बिल्कुल होती भी है और होनी भी चाहिए। हम सियासतदान भी जो है ना, देखिए यही तो मुश्किल होगी हमारे मुल्क में। हम अगर अपने अपने दायरा कार तय हैं, आइन में तय है, हमने एक सारी दुनिया में एक तरीका कार होता है, अगर हम उनके मुताबिक चलेंगे तो हमारे मुल्क में तो बहुत पोटेंशियल है, हम बहुत आगे जा सकते हैं। हम किन रोलों में पड़ गए हैं, किस इन चक्रों में पड़ गए हैं, देखिए ना। अगर और ये इसमें कोई एक्सेप्ट तो सब कर रहे हैं, और अब बैठ के एक ऐसा लाया अमल मिलजुल के बनना चाहिए।
देखिए हमें मुल्क को सोचना चाहिए, तरक्की का सोचना चाहिए। इन मामलात से चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। और मैं समझता हूँ किसी न किसी तरीके से ये जो एक्नॉलेजमेंट हुई ये एक अच्छी बात है, मैं तो उसको सराहूंगा। आर्मी चीफ ने फौरी तौर पे इस पे एक्शन लिया और आगे से कब सराहेंगे इल्जामात? आपने आपके कायदीन ने इल्जामात सियासत में अपने आप को गर्म रखने के लिए इदारों पर किए, उंगलियां भी उठाई, ये भी बात की गई कि इनके बारे में तो बात नहीं कर सकते, सिर्फ हम बात कर रहे हैं, इनका तो एहतसाब नहीं हो सकता। आपने आपकी जमात ने जिनके बारे में बात की उन्होंने तो एहतसाब साबित करके अवाम के सामने भी रख दिया, आपके सामने भी रख दिया। अखलाकी जरूरत तो ये होनी चाहिए थी कि मज़ार कायद की जो बेहुरमती की गई रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद कम अज कम कुछ और ना सही नदामत का तो इजहार करते कि हाँ गलती हो गई हमसे भी। देखिए आप बिल्कुल यासर सही बात कर रहे हैं। मसला तो इन चीज़ों को हल करने का है ना। जो कुछ इलेक्शनों में हुआ है हम जानते हैं, हमारी पार्टी को पता है, हम समझते हैं लेजिटिमेटली कि हमारी हुकूमत होनी चाहिए। देखिए सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए ना, ये तो सब मैं समझता हूँ एक्सेप्ट करते हैं। गलतियाँ हुई हैं वो सबको मानना चाहिए। अगर हमारी कोई गलती है हमें भी बिल्कुल अपने आप को माजरत करनी चाहिए और हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। लेकिन ये मामलात अभी असल में एक दूसरे से ना सख्त शिकायत है, तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर है जहाँ इदारे अहम हैं वहीं पॉलिटिकल पार्टियां क्या सख्त शिकायत जो सख्त शिकायत हैं उसमें पाकिस्तान की जो सलामती है उसको दांव पे लगा देना चाहिए? क्या सख्त शिकायत में बेटे को बाप को मार देना चाहिए? क्या सख्त शिकायत में एक 3 दफा के वजीर आजम को हर चीज वो कह देनी चाहिए जो नहीं कहने वाली? पाकिस्तान की सलामती तो हम सबको सबसे ज्यादा अहम है, बिल्कुल इसमें तो कोई शक ही नहीं। हम सब काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल लोग भी देखिए ना, सारी शिकायत सारी तो आप देखें ना, फिर यही तो बात तो मैं ये कह रहा हूँ। आप अंदाजा कर लीजिए या फिर ये अंदाजा कर लीजिए, आप तो खुद बड़े बड़े न्यूट्रल आदमी और अच्छी तरह बात करते हैं। जो देखिए बात है कि पॉलिटिशियंस के ऊपर ही सारी जितनी भी खराबियां हैं दिन रात मीडिया भरा पड़ा। अब अगर पॉलिटिशियन खराब है तो यहाँ कौन आएगा? पॉलिटिशियन 8-8 लाख में से लोग एक बंदे को चुन के सामने एमएनए बनाते हैं, फिर वो एमएनए अपने प्राइम मिनिस्टर और ओहदेदारान चुनते हैं। हम सबको ख्याल करना पड़ेगा। हम एक तबके को तो हमने इतना मतून कर दिया है, यानी इस वक्त मैं तो आया था, मैं आया था कि कुछ कंट्रीब्यूट करूंगा। मैं असम्बली में जाता हूँ, यकीन जानिए यासर, मुझे लगता है पता नहीं क्या हो रहा है। हम मुल्क की खिदमत तो कोई कर नहीं रहे, हम कंट्रीब्यूट तो कर नहीं रहे। दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपकी पार्टी के कितने ऐसे हैं जो कंट्रीब्यूट करने की गर्ज से सियासत में आते हैं, ये एमएनए बनते हैं? मेजॉरिटी हमारे तमाम पार्टियों के, मैं आपको बताऊं, तमाम पार्टियां जो बहुत फास्ट मेजॉरिटी वो जो है वो दर्द दिल रखते हैं, वो मुल्क के महबे वतन है। यकीन जानिए, आप उनसे कभी बैठी तो सही। लेकिन अगर एक तबके को इतना मतमून कर दिया जाएगा, इस वक्त तो ऐसा किया गया जैसे पॉलिटिशियन ने पता नहीं क्या कर दिया। देखिए दूसरे बहुत आगे बढ़ गए, हम मिलके बिल्कुल। शेख साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि बिल्कुल जिस जगह ये शेख साहब बात कर रहे हैं कि सियासतदानों पे तोहमत किस तरह लगती है या कौन लगाता है, ज़रा ये ज़रूर दिखाइएगा कि कौन किस वक्त में क्या तोहमत लगा रहा है। और शेख साहब आप मुझे बताएं, आसफ अली जरदारी को गिरेबान से घसीटना, उसके पेट को फाड़ के पैसे निकालना, ये पाक फौज ने तो नहीं कहा था, ये मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा था। नवाज शरीफ इस मुल्क का सबसे बड़ा चोर है, यह सब इल्ज़ाम ये पाक फौज ने नहीं कहा था, यह आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने कहा था। नवाज शरीफ जो है उसका असल बाप ज़ियाउल हक है, ये बिलावल भुट्टो ने कहा था। देखें, जब आपका एक, मैं यही सवाल मुझे इसका जवाब से दे दें, जब आप सियासतदान को सियासतदान गाली निकाल रहे हैं उसके साथ आप बिल्कुल गले मिल जाते हैं, और जो लोग आपके लिए लड़ते मरते जान की कुर्बानी देते हैं उस पर आप फतवा लगा देते हैं। नहीं, जहाँ तक पाक फौज का तल्लक है ना, उसके लिए तो हमारी बहुत ही मफ्तें हैं। हम अपना निछावर करना चाहते हैं हर चीज़। पाक फौज की कुर्बानियाँ हैं, पाक फौज को कोई बुरा नहीं कह सकता। कोई कहेगा भी तो हम उसकी मुखालफत करेंगे बहुत ज़्यादा, और सवाल ही पैदा नहीं होता। जो लोग मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए वो
अच्छा, जहाँ तक पॉलिटिशियन का तल्लक है, आप दुरुस्त कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स थी वो यही रही है, एक दूसरे के साथ रंजिशें, और अभी तक भी वही जारी है। एक पार्टी, यहाँ तो लगता है कोई भी ठीक नहीं है, सब ही खराब है, एक दूसरे को मतमूनी कर रहे हैं। मैं जाता हूँ असेंबली में, यकीन जानिए मेरा दिल नहीं करता, वहाँ सिर्फ लड़ाई हो रही है, सिर्फ एक दूसरे के दुश्मनाम दराजी हो रही है। तो इसको हम सबको ठीक करना पड़ेगा अगर हमने अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है। इतना पोटेंशियल था, हमने आज़ादी ली थी, हमने एक इसको ऐसा काबिल रिश्क मुल्क बनाना था। आज 73 साल से ज्यादा हो गए। तो आप बताइए, पाक फौज तो हमारा एक मोहतरम इदारा है। इसी तरह की है कि रिवायती सियासत से हमें बाहर निकलना होगा, हमें अवाम का सोचना होगा, हमें जो इलेक्शन का मंशूर है उसके अंदर यह बात नहीं बताना होगी कि पिछली हुकूमत ने कितना गंदा काम किया, बल्कि यह बताना होगा कि आपने कितना अच्छा काम करना है। इल्जाम दर इल्जाम की जो सियासत है वो मुल्क को भी डबोएगी, सियासतदानों को भी डबो देगी। बहुत शुक्रिया कैसर शेख साहब इसे अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, कराची वाक़े पर आर्मी चीफ की रिपोर्ट का मंजर-ए-आम पर आना, उनकी हुक्म पर इंक्वायरी का होना, उस पर पीपी का सराहना और दीगर जमातों का एतराज़ात लगाना, आने वाले वक्त में पीडीएम का जो इत्तेहाद है क्या उसमें खलीज पैदा होगी या ये ज़्यादा मुत्तहिद हो जाएगा। पीडीएम जो अभी फिल वक्त एपीसी की जानिब माइल है, जिसने तीसरे जलसे के बाद इतना बड़ा वक्फा दे दिया गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को इशू बनाकर, जो कि पहले से ही स्केड्यूल थे, जो पहले से ही तयशुदा थे, उसकी तारीख का पहले से ही मुतय्यन किया जाना, क्या पीडीएम को उसका अंदाज़ा नहीं था। इस सारे मंजरनामे पर बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबरा एजाजुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एजाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाजुल हक साहब, सबसे पहले बात करते हैं उस रिपोर्ट के हवाले से जो मंजर-ए-आम पर आई, जिसे सराहा भी गया बहुत जानिब से, वफाकी हुकूमत ने भी सराहा, सिंध की हुकूमत ने भी सराहा, जिनकी डिमांड पर वो इंक्वायरी हुई। क्या आपकी नज़र में अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए, अपोजिशन को नदामत का इजहार करना चाहिए, उन पुलिस वालों की भी तफ्तीश होनी चाहिए, पॉलिटिकल जो असरअंदाज होने की कोशिश की गई उसकी भी तफ्तीश नहीं होनी चाहिए? देखें, तमाम चीज़ों की होनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात हुई है कि एक इंक्वायरी का कहा गया और उसके बाद उसकी रिपोर्ट जो है मंजर-ए-आम पे आ गई, लेकिन मैं इससे कोई मतलब सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इन द सेंस के पहली बात तो ये है कि जो कल्प्रेट था वो तो स्पॉट फ्री चला गया, जिसने हुल्लड़बाजी की, जिसके पीछे ये सारा FIR कटी गई और जो कुछ भी हुआ। दूसरी बात ये है कि ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिस तरह की सिंध पुलिस ने रिएक्ट किया जिस पे कि जी हमारे IG को अगवा करके ले गए। देखें, सिंध के अंदर जब से ऑपरेशन चल रहा है, रेंजर्स, पुलिस और दीगर एजेंसियां जो हैं ये मिलकर हमेशा डिसीजंस लेते रहे हैं, मिलकर ऑपरेशन करते रहे हैं। क्या वो लियारी में ऑपरेशन था या कोई भत्ताखोरों के खिलाफ था या जो लॉ एंड ऑर्डर को कायम करने के लिए था, वो सारी एजेंसियां मिलकर कर रही थी। तो एक तो मुझे ये बात पसंद नहीं आई कि जनाब पुलिस ने फौरी तौर पर छुट्टियां लेके घर जाने लगे हैं। और अब ये जो रिपोर्ट सामने आई है इसमें ये तो कह दिया कि भाई वो जो सिंध हुकूमत की रिपोर्ट है कि जी जिसने हुल्लड़बाजी की वहाँ पे वो तो ठीक है, वो स्पॉट फ्री चला गया, लेकिन जिन लोगों ने लॉ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की उनको आप इस रिपोर्ट के अंदर सामने रख रहे हैं। तो ये इश्यूज जो है, लाज़मी बात है, अब लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसियां जो है उनका मोराल जो है वो इससे फर्क उसे पड़ेगा। इसके बावजूद कि मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा किया कि रिपोर्ट सामने लेकर आए हैं, लेकिन रिपोर्ट सामने लाते हुए उन्हें ये भी देखना चाहिए था कि क्या IG का क्या मौक़िफ़ है, क्या उसे अगवा किया गया या उसे रिक्वेस्ट की गई वहाँ आने के लिए। क्या माजी के अंदर IG जो है वो कभी रेंजर्स के हेडक्वार्टर नहीं गया या फिर वहाँ डेड कमांडर के पास नहीं गया, वहाँ जाके बैठा नहीं, वहाँ मुत्तफ़िक़ा कोई फैसले नहीं हुए। ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए था। और फिर ये कि सज़ा का भी तयन करना चाहिए था कि जो इस शख्स ने बाबाए कौम, जिससे पूरे मुल्क की दिल आज़ारी हुई और उसकी जो जान बाजार की हुल्लड़बाजी की, वो अब इस किस्म का मतलब इस रिपोर्ट से ये तासुर मिल रहा है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मार्का मारा था और गलती इन लोगों की थी।
कि उसने जो किया वो ठीक था और इन्होंने जो किया इजाजुल हक साहब, ये सवाल तो पूरी कौम कर रही है, ये सवाल तो हर शख्स कर रहा है कि एक शख्स जिसने जाके वहाँ पे मज़ार कायद पर ये सब कुछ किया, जिसने वहाँ पे मज़ार कायद के अंदर जाके नारेबाजी की, बेहुरमती की और उसको उस पर दर्ज FIR भी खारिज कर दी गई, ये सवाल वो है जो सब कर रहे हैं। यही तो हम पूछना चाहते हैं कि खुद एहतसाबी का अमल फौज ने तो कर लिया, क्या सियासतदान भी उस अमल का हिस्सा कभी बन सकेंगे? अच्छा, फिर आपने सियासतदानों की तो बात की, तो बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि सियासतदान तो समझते हैं हम चोरी कर लें, हम डाका डाल लें, हम क्योंकि पार्लियामेंट के मेंबर हैं इसलिए हम तो कानून से बालातर हैं। और यही सियासतदान जो है वो बाहर बैठकर जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस किस्म के इल्जामात लगा रहे हैं, उसके बावजूद ये रिपोर्ट सामने आ गई और उसमें ट्वीट क्या दिया, और ट्वीट देखकर भी मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई और अफसोस हुआ कि किस किस्म की हम कौम बन चुके हैं कि पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं यहाँ पर बैठ कर। इतना बड़ा फैसला सामने आया है और एक ट्रांसपेरेंट जो है वो इंक्वायरी की, मैंने जो पहले इससे बात कर चुका हूँ, आपने वो सुन ली है। ये पूरी कौम की ये मतलब आवाज है। वैसे जितने लोगों से मैंने बात की अभी तक उन्होंने सब ने यही कहा है। तो आप इसको बजाय सराहने के, जिनके लिए ये किया गया, जिनकी FIR को खारिज किया गया, जहां पर जिनके लिए अपने ही फौज पाकिस्तान के जो है उनको मतलब सजा दी गई या नहीं दी गई, या उनकी एक इंक्वायरी दोबारा GSQ में जाकर होगी, जिनके कैरियर जो है वो स्टेक पे लग गए, आप उसके बदले में बजाय उनका शुक्रिया अदा करने के आप पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं कि जी वो जो ट्वीट आया था उस पर मैं भी एक रिजेक्टेड कह के बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। मैंने भी देखे जो फौज ने इतना बड़ा कारनामा किया, हम उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हैं, जिस तरह उन्होंने टॉन लीग से उन्होंने कहा था कि इंक्वायरी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे 3 मरतबा जो वजीर आजम रह के जा चुके हैं, वो कहाँ पर जाकर इस कौम को खड़ा करना चाहते हैं, कहाँ तक इजाजुल हक साहब, इस रिपोर्ट के बाद जिसको सिंध हुकूमत ने भी बाकायदा मान लिया है और बिलावल भुट्टो ने भी इस पर बड़ी इसकी हमायत की है, सपोर्ट की है, तो आप PDM का आगे मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? नवाज शरीफ रिजेक्ट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी जो है उस रिपोर्ट को मान रही है, तो आगे क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये PDM जो है 1-2 जलसे और इनके होंगे, उसके बाद इनका शराजा जो है वो बिखर जाएगा, क्योंकि ये नजरियाती जमातें हैं ही नहीं। अब आप बताएं कि ये बहन भाई किस तरह बन सकते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, जिन्होंने एक दूसरे को, मेरा ख्याल है कोई ऐसा लफ्ज मेरी डिक्शनरी में तो नहीं है जिसको बुरा भला कह सकें इससे ज्यादा, कि मोदी के यार तक के तो नारे लग गए इनके पीपल्स पार्टी के जलसों में माजी के अंदर, अगर आप देखें। और वही हमारे शहबाज शरीफ साहब जो कि माइक तोड़ने के माहिर हैं, वो इनको घसीट कर पता नहीं कौन सी गलियां जो है पाकिस्तान की कोई छोड़ी नहीं कि मैं ना इनको घसीटूं तो मेरा नाम ही तब्दील कर देना। वो आज एक प्लेटफॉर्म पे चढ़े। और फिर नेशनलिस्ट जमातों का अब नवाज शरीफ के साथ तो कोई ताल्लुक हो सकता है, लेकिन मुस्लिम लीग के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं, जो इसके ऊपर मतलब 7-11 जमातें जो चढ़ी हुई हैं इनके प्लेटफॉर्म। इजाजुल हक साहब, आपकी नजर में PDM में से सबसे पहली जमात जो अलहदा होगी वो कौन सी होगी? पीपल्स पार्टी सबसे पहले अलहदा होगी। उसके बाद मेरा ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान भी बड़े ज़हीन सियासतदान है, वो उनको पता होता है कि मैंने क्या बात करनी है। ठीक है, उनका गुस्सा थोड़ा बहुत ज्यादा है, लेकिन ये फिर आखिर में रह जाएंगी यही जमातें जो कोई अफगानिस्तान के उस पे है, दोस्ती पे है, कोई किसी और मुल्क की दोस्ती पर है, जो कि मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि फंडिंग भी वहीं से हो रही है जलसे जुलूसों की। तो अभी इसको कोई अगर ये PDM के जलसे जुलूसों की फंडिंग किसी और मुल्क से हो रही है? लाजिम बात है, ये मतलब कहाँ से हो रही है ये आप चेक कर लें। कोई एक नून लीग के और पीपल्स पार्टी के तो पैसे नहीं लग रहे इस पे, और ये अब मौलाना फजल रहमान या उनकी जमात का कोई ना कोई शख्स जो है वो बता सकता है कि कोयटा के जलसे में किसने फंडिंग की, और कराची के जलसे में तो चलो ज़कात के पैसे या बैतुल माल के पैसे जो लोकल उनका है वो लगते रहे माजी के अंदर भी इनके जलसे जुलूसों में।
तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला बहुत देर तक चलेंगे। अच्छा एजाजुल हक साहब, एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। पहले 2 जलसे, एक दिन के ब्रेक पे एक और जलसा हो गया, उसके बाद फिर 5-6 दिन के या 10 दिन की ब्रेक पे तीसरा जलसा भी हो गया दूसरे के बाद। अब 1 महीने का जो ये गैप है, क्या ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हैं या बैकडोर राब्ते हैं? हर शख्स अपने बैकडोर राब्ते करना चाहता है, ये क्या मामला है? 100% देखें, 100% इस बात की कोई भी अगर तरदीद करना चाहता है तो बड़े शौक से करे, और ये अगर कह दे तो मैं फिर सबूत भी लाकर आपके सामने रख दूंगा। तमाम जमातों के, मैं नून लीग के भी लोग बता सकता हूँ जिनका बैकडोर राब्ते हैं, चाहे ये माने या ना माने, और उन्होंने कोशिश भी की उन राब्तों के बाद थोड़ा सा अपना लहजा तब्दील करने का, लेकिन जो उनको शटअप कॉल दे दी गई। इसी तरह पीपल्स पार्टी के बाज़ाब्ता राब्ते हैं और मौलाना फजल रहमान की पार्टी के भी बाज़ाब्ता राब्ते। तो एजाजुल हक साहब, आपको जीबी इलेक्शन के बाद सियासी सूरत हाल किस हद तक तब्दील होती दिखाई दे रही है? देखिए, ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन तो एक नॉर्मल है, इस पे बहुत एहतजाज भी होंगे, क्योंकि जिन जमातों ने वहाँ जलसे जुलूस किए हैं, लाजमी बात नहीं है कि उनके लोग जीते हैं। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में वहाँ के लोगों का रुझान जो है वो डेवलपमेंट की तरफ होता है, और वहाँ के लोगों को पता होता है कि जो मरकज में हुकूमत है, इक़्तिदार में, वो ही हमें फंडिंग दे सकती है। वो जमातें ऑपोजिशन में बैठने के लिए तैयार नहीं है। इनके जलसे यानी इस वक्त आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पलड़ा है वो वहाँ पे भारी दिखाई देता है, और इलेक्शन के बाद वहाँ पे एहतजाज भी, वहाँ लोग चाहते हैं डेवलपमेंट करना। इस वक्त जो वहाँ पर लोग आ रहे हैं वो एहतजाजन आ रहे हैं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने महंगाई और बेरोजगारी को इस इंतहा तक बढ़ा दिया है कि लोग वो अपनी बढ़ास निकालने के लिए कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी किसी हद तक लोगों को उम्मीद भी विफाकी हुकूमत से भी है कि तरक्याती कर वो विफाकी हुकूमत ही कराएगी। बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी का गैर मुल्की मीडिया को दिया गया इंटरव्यू, और उसमें यह बात कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो इल्ज़ामात लगाए उनके जो सबूत हैं उसका मैं भी इंतज़ार कर रहा हूं कि वो सबूत उनके पास जो मौजूद हैं वो हमें भी दिखाएं, और उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए होंगे कुछ ना कुछ सबूत तो उनके पास होंगे। और इसके अलावा क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुफाहमत और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करेगी? कुछ लोगों के जो खदशात हैं कि PDM से शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलहदा हो जाए, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा क्या मौक़िफ़ रखते हैं? पलवशा खान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। पलवशा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पलवशा साहिबा, कहा जा रहा है कि PDM में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाहिद जमात है जो मुज़ाकरात और मुफाहमत का रास्ता खुला रखना चाहती है, बरअक्स इसके कि नून लीग वो रास्ता बंद रखना चाहती है। क्या ऐसा ही है? क्योंकि मैं समझती हूँ अब ये काफी पुराना हो गया है इशू, खासतौर पे वो जो इंटरव्यू था उसको एक तरीके से स्पिन दी गई। इंटरव्यू को छोड़ दीजिए, कल की रिपोर्ट के बाद ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का मौक़िफ़ ले लीजिए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमाओं का मौक़िफ़ ले लीजिए। देखिए, कल जो हुआ वो एक रिपोर्ट थी जो आपके सामने जिन हालात में आई, उन हालात में बाजवा साहब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी एक मामला फहमी और बुर्दबारी के तहत हालात को उस नहर पे जाने से रोक लिया जहां के आपकी हुकूमत, वज़रा और वजीर आजम खुद लेके जा रहे थे। कल जो हुआ वो एक बहुत मज़मूम साजिश से पर्दा उठा। वो जो रिपोर्ट है ISPR की, उससे बाकायदा लिखा है कि इदारों को आमने सामने लाने की कोशिश की गई और ये दबाव डाला गया। अब बात है कि दबाव किसने डाला? वजीर आजम ने। इसके ताने बाने वजीर आजम हाउस से लेकर काबीना से होते हुए PTI सिंध तक आते हैं। अब इन तमाम मामलात में वो जो मजमूम साजिश थी जिसमें 2 इदारों को आमने सामने लाना था और मुल्क में खाना जंगी किसी हालात पैदा करने से उसमें लिखा हुआ है कि अवामी दबाव। आप जरा काइंडली मेहरबानी करें उस रिपोर्ट को पढ़ें। उसमें यह नहीं लिखा हुआ कि सियासी दबाव, उसमें लिखा हुआ अवामी दबाव। अवामी दबाव के बाद ये एक्शन किया गया। अब आपको चूंकि आपने रिपोर्ट का हवाला दिया, तो जब अवामी दबाव होता है तो आप इसको दूसरी तरफ ले गई हैं। अवामी दबाव पे आप क्या कहती हैं?
पलवशा साहबा, इसमें एक और चीज़ ऐड कर लीजिएगा। एक तरफ आप ये कहते हैं कि ये कठपुतली हुकूमत है, ये खुद नहीं चल रही, इन्हें चला कोई और रहा है, जब दूसरी जानिब ये वाकई की बात हो रही है तो आप ये कहना चाह रही हैं कि ये वफाकी हुकूमत की ईमा पर हो रहा है, यानी वफाकी हुकूमत सब कुछ चला भी रही है, वफाकी हुकूमत कठपुतली भी है। सवालों पे तो नहीं हो सकता ना। बात यह है कि आप मुझे जवाब देने दीजिए। मैं यही कह रही हूँ कि सब हुआ, उसमें वजीर आजम हाउस मुलव्विस था, उसके वज़रा मुलव्विस थे। एक साजिश थी कि पुलिस और फौज को आमने सामने किया जाए। साजिश का आगाज सिंध से किया गया और फिर उसको ले जाकर, क्योंकि रेंजर्स भी जो है वो वजीर आजम के जेरे वो है, उनके ऊपर वजीर आजम का कंट्रोल है। और इसके अलावा जो इनके वज़रा वहां करते रहे, जो अलीम आदिल शेख ने किया, जिस तरीके से इनका जो वजीर अली जैदी है उसने धमकियां दी, ये बातें सब रिकॉर्ड पे हैं। और जो उस रिपोर्ट पे कहा वो ये नहीं कहा कि अवामी दबाव के तहत जो कुछ हुआ वो ठीक है। वो नसरान के खिलाफ इसीलिए तमाम कार्रवाई जो भी हुई और जो अब होनी है महकमाना कार्रवाई, वो किस लिए हुई? वो इसीलिए हुई कि वो अवामी दबाव के तहत ये सब कुछ करने के जो है। आप इस रिपोर्ट को अप्रिशिएट करती हैं या इस रिपोर्ट की मुखालफत करती हैं? मैं इस रिपोर्ट को वेलकम करती हूँ। हमने इस रिपोर्ट को वेलकम किया है। हम समझते हैं कि बहुत उस वक्त मामला फहमी के तहत एक बहुत बड़ी साजिश को जो है बेनकाब किया गया, लेकिन आज हमने इस बात की डिमांड की है और हम दोबारा ये डिमांड करते हैं कि इस रिपोर्ट के पीछे जो चेहरे हैं, जिसमें वजीर आजम है, जिसमें इनके वज़रा हैं, उन तमाम लोगों को खुद इस्तीफा देना चाहिए अगर वो नहीं देते, क्योंकि यही वो तमाम लोग हैं जो इससे पहले अदलिया के खिलाफ भी साजिशें करते रहे हैं। इस पर आपने खुद आपने बड़ा अच्छा कहा। बिलावल भुट्टो साहब ने भी इस रिपोर्ट की हमायत की और इसको आपने भी कहा और आपके वज़ीर इत्तलात ने भी कहा। अब ये बता दें कि आपका बयानिया बड़ा बेहतरीन, आपने कहा इदारों की टकराव नहीं होना चाहिए और पीपल्स पार्टी का बड़ा अच्छा ये बयानिया, और पीपल्स पार्टी हमेशा यही चाहती है, मगर इसको आपके सबसे बड़े इत्तेहादी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने रिजेक्ट कर दिया। देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उनकी वो भी एक तरीके से इसमें डायरेक्ट अफेक्टेड थे। उनकी बेटी थी और जिनके कमरे में वो धावा बोला गया और जिस तरीके से उन्हें, वो खुद भी मुतासिरा फरीक है, एक मुतासिरा फरीक। अगर वो समझते हैं कि इसमें कुछ ऐसे मामलात और हैं जो एड्रेस होने चाहिए थे, या वो किसी के नाम चाहते हैं या कुछ और सवालात हैं उनके पास, तो वो इसको रिजेक्ट कर दें, तो ये उनका पूरा हक है। इस मामले का, इस रिपोर्ट के जो खदोखाल है वो वही है जो कि हमने आपको पहले दिन बिलावल भुट्टो साहब ने ये कह रहे हैं। ये रिपोर्ट तो आ गई मंजर आम पे, आपकी हुकूमत की रिपोर्ट कब आएगी? आप मुझे फिनिश करने देना, मुझे आपकी समझ नहीं आता आप सवाल जो करें। तो लिहाजा उन्हीं खदोखाल जो हमने बयान किए थे उसके बाद जो रिपोर्ट कल है उसमें उन तमाम चीजों की तस्दीक हुई। तो पीपल्स पार्टी का मौकफ जो है वो उसको तकवीयत मिली और बड़ी अच्छी हमें एक इस पर क्या कहना चाहिए मॉरल विक्ट्री है हमारी। चलें पलवशा साहिबा, बात आ जाती है आपकी हुकूमत की रिपोर्ट की। आपने इस्तदा की कि इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, वो हो गई, रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। आपकी हुकूमत ने जो रिपोर्ट मुरतब की, अब तक जो तहकीकात की, उसमें क्या बात है कि आपकी पुलिस पहले मुकदमा दर्ज करती है, बाद में ये कहती है कि वो गैर कानूनी हुआ, जबकि आप ये राय रखते हैं कि मज़ार कायद पर जो हुआ वो काबिल मजम्मत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर नहीं होना चाहिए था तो फिर वो मुकदमा गैर कानूनी कैसे हो गया? भाई ये तमाम हालात अब तो आपके सामने है कि आईजी अगवा हुआ, आईजी को ले जाया गया और किस तरीके से मुकदमा मतलब दर्ज हुआ, ये तो अब आप सामने कल रिपोर्ट में लिखा गया है। वो मुकदमे को खारिज कर दें, फिर क्या कोई नया मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं? क्या कैप्टन सफदर ने जो पलवशा वहां पे किया, हरकत की या जो कुछ हुआ, आप उसे दुरुस्त समझती हैं या गलत समझती हैं? चले इस तरह बिल्कुल आसान तरीके से आ जाते हैं। आप मेरी राय पूछ रहे हैं, मैं उसमें कोई गलत बात नहीं समझती। कायदे आजम एक सियासी शख्सियत थे, इस मुल्क का हसूल एक सियासी तरीके से हुआ है और वहाँ मादरे मिल्लत जिंदाबाद और कायदे आजम जिंदाबाद का नारा लगाना कोई भी सियासी शख्सियत उसकी कब्र पर दुआ करने की बजाय नारेबाजी होना जायज है? गिरफ्तारियां दी थी तो मुझे बताइए, पाकिस्तान का भी तो जो हसूल था वो एक नारे की बुनियाद पे था ना। आप मेरे से पूछते हैं तो क्या वो कब्रों पर जाकर नारे लगाए गए थे या लाशों पे खड़े होकर नारे लगाए गए थे? हम तो मोहतरमा की कब्र पे लगाते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की कब्र पे लगाते हैं। कायदे आज़म नहीं बिल्कुल है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का पाकिस्तान के किसी भी लीडर से मुआवजा करना मैं नहीं समझता। चले मुझे ये बता दें, अगर ये ठीक है
तो फिर उस कानून में जो आपका कानून मौजूद है, और आप भी वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी कई दफ़ा वज़ारत उस्मान के पास रही है, जो आप कानून मौजूद है जिसके तहत वहां पे नारेबाजी करने वाले के खिलाफ जिस एक्ट के तहत पर्चा होता है, आज तक आपने उसको खत्म करने के लिए कुछ क्यों नहीं किया, और अब क्यों नहीं कर रहे? फिर जायज करार दे दें। फिर मैं इसको कोई इतना बड़ा इशू नहीं समझती, मैं इसको कोई ऐसा इशू समझती नहीं हूँ। आगे आएगा वक्त तो हम इस पे कर लेंगे अगर जरूरत महसूस हुई, लेकिन वो कौमी नौयत का इशू नहीं है कि इस वक्त आपके नजदीक बाबाए कायद के मजार पर नारे लगाना, वहां पर जंगला फलांगना और उसके अहाते के अंदर दाखिल होकर फिर नारे लगाना, ये कोई कौमी इशू नहीं है। आवाम को सोचना होगा कि क्या इतनी बड़ी हुल्लड़बाजी जिस इशू पर हुई, सोशल मीडिया पर जिस पर बहस चलती रही, वो एक कौमी इशू नहीं, एक इलाकाई या मोहल्ले का इशू हो सकता है। आवाम सोचिए। नाजरीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।